मोदी जी ने कह दिया है कि भैया 27 तक मुझे खींचो और बाकी आप लोगों को जो करना है करिए। एक तरफ तो आप जो है सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पे किसी तरह काबिज रहने के लिए श्याम दाम दंडभेद आप कर रहे हैं और पर्दे के पीछे आप विपक्ष की एक हिसाब से खुशामद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है खुद तो डूबेगी ही, नीतीश कुमार को भी ले डूबेगी। इस तरह की परिस्थितियां बिहार में बन चुकी हैं। दोस्तों, एक तरफ तो विपक्ष ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी खड़ा करके बीजेपी का पेच फंसा दिया है। दूसरी तरफ आरएसएस और गुजरात लॉबी की जो लड़ाई है, जो कोल्ड वॉर है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आरएसएस चाहता है कि बीजेपी अध्यक्ष तो आरएसएस का हो और गुजरात लॉबी चाहती है कि अध्यक्ष तो हमारा होना चाहिए। और उसी बीच अब शिवराज सिंह चौहान को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुलाकात के लिए बुला लिया। ये मुलाकात पूरे 2 साल के बाद हुई है, इसलिए ये मुलाकात बेहद इम्पोर्टेंट है। और ये 45 मिनट की बातचीत में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बात हुई आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और शिवराज सिंह चौहान के बीच, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी दूध के जले हुए हैं। अब क्या कुछ हुआ और इसका असर क्या है, इस मीटिंग के मायने क्या है, डीपली बात करेंगे और विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे हैं सर? आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए प्रज्ञा जी, अगर आपको याद हो, मैंने पिछली बार आपको ये कहा था कि 2 थ्योरी चल रही है और 2 थ्योरी पे काम हो रहा है। अगर संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते हैं और गुजरात लॉबी नहीं मानती है तो आरएसएस एक दूसरा फॉर्मूला भी चल सकती है कि भले ही किसी दूसरे व्यक्ति को बनाया जाए, लेकिन वो आरएसएस के भी कॉन्फिडेंस का व्यक्ति होना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवराज चौहान के आरएसएस से अच्छे रिश्ते हैं, मोहन भागवत जी से उनकी अच्छी ट्यूनिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज जिस तरह से आरएसएस पत्थर गाड़ के बैठ गई थी संजय जोशी का, और ये संजय जोशी को बनाना नहीं चाहते थे, तो कुछ सहमति इस बात पे हो सकती है कि शिवराज चौहान जी को बनाया जाए। इसके साथ ही ये है कि एक महत्वपूर्ण पद संजय जोशी को पार्टी में दूसरा कुछ दिया जाए, और पार्टी में नहीं है तो संघ में उनको कुछ बड़ा पद मिले। ये भी जाहिर है कि उनको पद तो बड़ा मिलना है, बिना पद के अब वो भी नहीं रहने वाले हैं। दूसरी बात जो चर्चा चल रही है कि आजकल मोदी जी ने एक ग्रुप बना दिया है अपना, जिसमें अगर आप कुछ पिछली तस्वीरें प्रधानमंत्री की देखेंगे तो उनके एक तरफ शिवराज चौहान होते हैं और एक तरफ राजनाथ होते हैं, फिर एक तरफ गडकरी होते हैं, फिर एक तरफ नड्डा होते हैं, उसके बाद अमित शाह जी का नंबर आता है। तो अमित शाह की ये जो दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसके क्या मायने हैं? तो कुछ चर्चा यहाँ ये भी चल, दबी जबान में जो चर्चा चल रही है, वो चर्चा ये है कि मोदी जी ने कह दिया है कि भैया 27 तक मुझे खींचो और बाकी आप लोगों को जो करना है करिए। और उसमें फ्रंट पे है राजनाथ जी को रखा जाए सरकार की तरफ से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे उस ग्रुप का अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की प्रक्रिया चल रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं संघ का भी अपना कुछ निर्णय है और संघ भी इस मामले में उनके साथ है। और संघ ये चाहता है कि जितनी परिस्थितियां खराब हो गई हैं, शायद इससे कुछ कंट्रोल में आ जाए। इससे 2 चीजें होंगी कि संघ के कंट्रोल में पार्टी का कुछ हिस्सा आ जाएगा, संजय जोशी पार्टी में एडजस्ट हो जाएंगे। जब संजय जोशी पार्टी में एडजस्ट हो जाएंगे तो उनका प्रमोशन भी हो सकता है, उनको एक पद से दूसरे पद पर भेजा जा सकता है। आज तो वो कहीं है ही नहीं, तो पहले उनको ट्रेन पे चढ़ाया तो जाए, अभी तो स्टेशन पे ही बैठे हैं, तो पहले उनको। चौहान का क्या होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान तो मुलाकात करने पहुंचे हैं मोहन भागवत जी से। शिवराज चौहान मिनट की बातचीत में आपके सर सूत्र बहुत हैं आरएसएस में, जरा बताइए क्या हुई थी बातचीत? देखिए सर, मैंने जैसा कि आपको बताया है, जिस प्रकार से संघ सोच रहा है कि किस प्रकार से इस मामले में बढ़ा जाए, परिस्थितियां बहुत ज्यादा विपरीत, बहुत ज्यादा कठिन चल रही हैं। और इसमें प्रज्ञा जी कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बताऊं। आप ये देखिए कि जिस प्रकार से सबसे पहले हमारे सामने उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव आपके सामने, और आप एक एक चीज देख रहे हैं कि जिस तरह से संभावनाएं चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 3 दर्जन सांसद, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसमें घटोतरी बढ़ोतरी हो सकती है कि वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में क्या होगा, इन परिस्थितियों में क्या होगा?
बता दिया भैया नंबर। नहीं, आप ये देखिए, अगर ये परिस्थितियां बनती हैं तो नंबर 1 पे तो आपका उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हार गया और विपक्ष का उम्मीदवार जो है वो उपराष्ट्रपति बन गया। नंबर 1 आपकी हार हो गई, बड़ी हार हो गई और आपकी जो कुर्सी है वो डगमगाने लगी। इसके बाद तुरंत क्या कर सकता है कि विपक्ष आपके खिलाफ अभियोग ला सकता है, आपके खिलाफ मोशन ला सकता है। उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इंडिया गठबंधन का कि अगर हम अपने उम्मीदवार को जिता सकते हैं तो वो ये मान के चलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई है, अब इसको हटाना बड़ा आसान है। तो उनके लिए भी एक लिटमस टेस्ट है। तो इसलिए क्या है कि ये नफे नुकसान को देखते हुए भी आरएसएस और जो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है गुजरात लॉबी, उसमें कहीं ना कहीं बर्फ पिघलाने की बातचीत चल रही है। इसीलिए थोड़े दिनों के लिए साइड लाइन किया गया है चाणक्य जी को, इसलिए क्योंकि उनकी चाणक्यगिरी फेल हो गई थी। थोड़े दिन पहले आपने देखा था, जो पूरे प्रदेश का देश का चुनाव जिताने का दावा करते हैं चाणक्य, वो एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन का क्लब का चुनाव नहीं जिता पाए, वो धराशायी हो गए। भारतीय जनता पार्टी के दोनों लोग लड़ रहे थे और वो अपने विरोधी को हराने में नाकामयाब रहे। तो कहीं ना कहीं उनकी छवि पे भी बड़ा दाग लगा है और इससे वो बैकफुट पे पहुंचे हैं। और इसके अलावा दूसरी बात अगर आप देखेंगे, चाहे वो मोदी जी हो और चाहे अमित शाह हो, खास तौर पे अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो घबराहट में है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रज्ञा जी आपके सामने है कि पार्लियामेंट में जिस दिन वो आखिरी दिन बिल पेश कर रहे थे और बिल पेश करते समय उनके ऊपर जिस प्रकार से बिल की कॉपियां फाड़ के और कागज के गोले बना के फेंके गए हैं और उसके बाद वो डर के तीसरी चौथी रो में बैठ गए हैं, तो ये जताता है कि वो कितने डरे हुए हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब आप फ्रंट की सीट पे बैठते हैं तो आप थर्ड रो में या फोर्थ रो में क्यों बैठे? इसके मायने क्या है? इसका मतलब क्या है? तो मैं तो यही लगा रहा हूं कि वो डर गए कि क्योंकि इतने एग्रेसिव हैं वहां के सबसे बड़ी बात सांसद। की, चलिए, जब आपने पहले राजनाथ सिंह जी को कहा कि वो विपक्ष से बातचीत करें, विपक्ष को मनाएं कि भाई वो अपना कैंडिडेट ना खड़ा करें, पहली बात कि आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी ही जीत होगी, आपका प्रत्याशी उपराष्ट्रपति बनेगा, तो आपने क्यों भेजा? और दूसरी बात, लगातार केसी वेणुगोपाल और तमाम विपक्षी लोग ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी अभी भी बातचीत करने की कोशिश कर रही है कि मैटर जो है वो मैनेज हो जाए, उपराष्ट्रपति जी ऐसे निर्विरोध जीत जाए। विपक्ष अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष मान जाए। क्या कहेंगे भाई? मामला तो बहुत गड़बड़ लग रहा है। देखिए प्रज्ञा जी, आप इनका दोहरा चरित्र देखिए। एक तरफ तो आप सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे और पर्दे के पीछे आप विपक्ष की खुशामद कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं आप। खुशामद, हाँ, सेटिंग गेटिंग कर रहे हैं, शाम दाम दंड भेद कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें इनके लिए कह सकते हैं आप। एक तरफ तो आप जो है सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पे किसी तरह काबिज रहने के लिए शाम दाम दंड भेद आप कर रहे हैं और पर्दे के पीछे आप विपक्ष की एक हिसाब से खुशामद कर रहे हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि आपके हाथ से खेल निकल चुका है। और मैंने आपको दो बड़े उदाहरण अभी दिए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उदाहरण हो, चाहे संसद के अंदर का उदाहरण हो। और दूसरी बात यह है कि मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि ऐसे सांसदों की भारतीय जनता पार्टी में कमी नहीं है जो पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा उग्र हैं। वो कह रहे हैं कि 10 साल से आप ऐसे ऐसे लोगों को बना रहे हैं और जब आपने देखा कि हम अल्पमत में हैं, उसके बावजूद आप इन बस सांसदों को मंत्री बना रहे हैं जो पूर्ण नौकरशाह हैं, राज्यसभा से लाके आपने हमारे सिर पे इनको बिठा दिया है। इनका क्या योगदान संघ में है, क्या योगदान भाजपा में है, क्या योगदान देश की रणनीति में है? आपने एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया है, तो कहां हमारी विदेश नीति है? कौन सा इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है? कौन सा इन्होंने गुलाम कश्मीर एलओसी हमारी आगे बढ़वा दी है? ऐसा कौन सा काम किया है ताकि हम इनको मंत्री बनाएं? कौन सा ऐसा काम हरदीप पुरी ने किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद नहीं कर सकता? क्या भारतीय जनता पार्टी में विद्वान सांसदों की कमी है क्या? आपने किसी को मौका दिया है क्या? तो इस तरह के सवाल अब अंदर उठ रहे हैं। देखिए, विपक्ष तो इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज तक का सबसे एग्रेसिव विपक्ष आज सदन में है, लेकिन वो अलहदा है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो विरोध के सुर उठ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये लोग घबराहट में हैं। जी। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह का कॉन्फिडेंस विपक्ष के अंदर दिखाई दे रहा है और जो कॉन्फिडेंस इधर हिला हुआ है,
चाहे वो बड़े साहब हो, चाहे वो 2 नंबर वाले साहब हो, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या ये वोट चोरी का मामला सामने आ गया, खोल कर रख दिया, एक्सपोज कर दिया राहुल गांधी ने, क्या ये बात है? या फिर जो अंदर खाने लड़ाई चल रही है, खुद के ही लोग विरोधी हो गए हैं, ये कारण है? कारण क्या है? देखिए, दो जो महत्वपूर्ण कारण है प्रज्ञा, एक तो आपने ये कहा राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मामला पकड़ा है, ये मामला जनता तक चला गया है, आखिरी जो वोटर है उस तक ये मामला पहुंच गया है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से विमुख होकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उससे भी ये लोग कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। और तीसरी चीज ये है कि बाकी चाहे वो आपका ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे आपकी विदेश नीति हो, सब धराशायी हुई है। तीसरे नंबर पे वो है। लेकिन हम दो महत्वपूर्ण जो बिंदु मानते हैं वो ये है कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से सिद्ध कर दिया है इनको कि ये वोट चोर हैं, उसका नतीजा आज आप बिहार में देख रहे हैं। और बिहार में मैं इसको उस तरीके से देखता हूं कि आज जो एक स्थानीय बिहारी के दिमाग में विचार चल रहा है वो ये चल रहा है कि भाई मैं गरीब आदमी हूं, मुझे राशन मिल रहा है, मेरे घर में किसी की पेंशन आ रही है, मेरे को जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, मेरी जो पट्टे की जमीन है, अगर मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है और एक हिसाब से मैं देश का नागरिक ही नहीं हूं, तो कल से तो मेरी ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी और मैं देश का नागरिक हूं ये मैं सिद्ध नहीं कर पाऊंगा। और फिर चाणक्य जी मुझे कहेंगे आप तो भारत के नागरिक नहीं है, लिहाजा आप बांग्लादेश जाइए। तो अब उसको कौन समझाएगा? उसको समझाना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। अगर बिहार में इस तरह की परिस्थिति बन जाती है तो एक प्रचंड बहुमत वहां विपक्ष को मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी जो है खुद तो डूबेगी, नीतीश कुमार को भी ले डूबेगी। इस तरह की परिस्थितियां बिहार में बन चुकी हैं, तो उससे भी इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लूज है। दूसरा, आपने देखा है कि ये जो चक्रव्यूह रचा है विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के तौर पे कि ये तो तमिलनाडु का लाए थे पड़ोस का, वो उनके चंद्रबाबू नायडू के घर में से ही लिया है। ये चंद्रबाबू नायडू के घर में से ही लिया है। अब चंद्रबाबू नायडू बचे कैसे? अब जब आप घर में से ले आए हो तो घर में तो आपकी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो उनको क्या मुंह आप दिखाएंगे? तो अब इनके लिए ये रास्ते सब बंद हो गए हैं और इनको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उपराष्ट्रपति पद भी हमारे हाथ से जा रहा है और हमारी किरकिरी भी होगी और हमारी थूथू भी होगी और उसी से सरकार को भी खतरा बन सकता है। क्योंकि साफ सी बात, मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर उपराष्ट्रपति चुनाव विपक्ष जीत जाता है तो तत्काल वो अगले सेशन में इनके खिलाफ मोशन लेके आएगा।